इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट जो है इसे हम एसआई यूनिट बोलते हैं, एसआई यूनिट सिस्टम, क्योंकि एसआई की फुल फॉर्म है सिस्टम इंटरनेशनल। फ्रेंच भाषा में इसका मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम, यानी ये सबसे मॉडर्न सिस्टम है मैट्रिक सिस्टम। मैट्रिक सिस्टम मतलब किसी भी चीज को नापने का जो सिस्टम होता है, मैट्रिक मतलब होता है किसी चीज को नापना। ये सिस्टम पूरी दुनिया में फॉलो किया जाता है और एक ऑफिशियल एक तरह का स्टेटस इसे मिला हुआ है, तो एक तरह का स्टैंडर्डाइजेशन है इस सिस्टम को लेकर। तो फिजिक्स में बहुत सारी एसआई यूनिट हैं जो हमें पढ़नी है और जो अलग अलग क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करती हैं। तो जो भी हम क्वांटिटी पढ़ेंगे यहाँ पे वो दो हम उसमें डिवाइड करेंगे, एक तो होती है बेस यूनिट और एक होती है डेराइव्ड यूनिट। जो डेराइव्ड यूनिट होती हैं ये बेस यूनिट से ही डेराइव की जाती हैं, राइट। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लीजिए अगर मैं आपको बोलता हूं कि जो डिस्टेंस है यानी लेंथ किसी चीज की अगर हमें नापनी है तो हम उसे मीटर में नापेंगे, राइट। और अगर हमें टाइम नापना है तो हम सेकंड में नापेंगे, ठीक है, ये क्लियर है। अब अगर मैं आपको बोलता हूं मुझे स्पीड पता करनी है तो स्पीड मैं टाइम का सेकंड और लेंथ का मीटर इनसे नाप सकता हूं, क्योंकि स्पीड होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, यानी स्पीड हो गई मीटर पर सेकंड। तो स्पीड जो है ये एक डेराइव्ड यूनिट है जिसको मैंने डेराइव किया है टाइम और लेंथ से, जो कि बेस यूनिट है। तो इस तरह से जितनी भी डेराइव्ड यूनिट है वो बेस यूनिट से ही अलग अलग फॉर्मूले लगाकर डेराइव की जाती है। सो ऐसा ही सिस्टम में हमारे पास 7 बेस यूनिट होती हैं और 22 डेराइव्ड यूनिट होती हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे 7 बेस यूनिट कौन सी हैं, क्योंकि बेस यूनिट जो है उनसे हम कुछ भी फिर डेराइव कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लेंथ की, और हम इनको और भी ज्यादा डिटेल में देखेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड वे में भी देखेंगे। सो लेंथ की जो यूनिट होती है वो मीटर होती है। मीटर हम कैसे डिफाइन करते हैं? मीटर के लिए हम जो लाइट की स्पीड है वैक्यूम में उसकी वैल्यू लेकर हम मीटर को मेजर करते हैं। क्लियर? एक मीटर कितना लंबा होता है इसको लेकर सारे कंट्रीज जो है उनके बीच में एक अंडरस्टैंडिंग है कि 1 मीटर की लेंथ इतनी होती है, और यह फायदा होता है एसआई सिस्टम का। फिर मास जो है, मास की यूनिट है किलोग्राम। सो किलोग्राम एसआई यूनिट है मास की, और हम प्लैंक कांस्टेंट यूज करते हैं मास को डिराइव करने के लिए, किलोग्राम को। फिर टाइम की यूनिट है सेकंड, और इसके लिए हम सीजियम फ्रीक्वेंसी की फिक्स्ड वैल्यू लेते हैं, सीजियम फ्रीक्वेंसी की फिक्स्ड वैल्यू। उसके बाद है इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट है एम्पियर। इसके लिए हम एलिमेंट्री चार्ज की फिक्स्ड वैल्यू लेते हैं। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है, उसकी एसआई यूनिट है केल्विन। इसके लिए हम बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू लेते हैं। और आप देख सकते हैं ये सारी चीजें एकदम कांस्टेंट है, जैसे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स है, उसी तरह लाइट की जो स्पीड है वैक्यूम में वो फिक्स है। तो ये चीजें फिक्स है, इसी वजह से जो फिर फाइनली टेम्परेचर या करंट इनकी जो यूनिट डेराइव होती है उसमें भी एक होमोजेनिटी देखने को मिलती है विभिन्न कंट्रीज के बीच में। फिर उसके बाद जिसे बोलते हैं यूनिट ऑफ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसे हम मोल बोलते हैं। तो मोल जो है वो एसआई यूनिट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की, और हम इसे एवोगाड्रोस कांस्टेंट से डिफाइन करते हैं। एक मोल के अंदर 6.023 इंटू 10⁻23 एलिमेंट्री एंटिटी देखने को मिलती है। और आखिरी वाली है लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस मतलब होता है कोई चीज अगर शाइन कर रही है, चमक रही है, जैसे एक बल्ब होता है बिजली का, तो वो लुमिनस है, उसकी इंटेंसिटी कितनी है। इसके लिए जो हम यूनिट यूज करते हैं एसआई यूनिट, वो है कैंडेला। तो हम एक बार सातों यूनिट को दोबारा देख लेते हैं जो बेस यूनिट है हमारी, और जैसे जैसे आप इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे आपको ये चीजें और ज्यादा क्लियर होती जाएंगी। सो लेंथ की यूनिट है मीटर, मास की है किलोग्राम, ये एसआई यूनिट की बात हो रही है। अभी मैं आपको एक दो सिस्टम और भी बताऊंगा जो होते हैं। फिर टाइम की यूनिट है सेकंड, और अगर हम यहां पे देखें, अगर हम सिर्फ ऊपर वाले 3 कंसीडर करें यानी लेंथ, मास और टाइम, तो इनकी जो यूनिट हो गई मीटर, किलोग्राम और सेकंड, ये हो गया एम के और एस, यानी मीटर, किलोग्राम और सेकंड, एम के एस। इसको ध्यान रखना, ये आगे काम आएगा। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट है एम्पियर, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर की यूनिट है केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की है मोल, और लुमिनस इंटेंसिटी की है कैंडेला। तो एमकेएस सिस्टम क्या होता है? एमकेएस सिस्टम एक्चुअली पहले यूज करते थे, तो याद रखिए एमकेएस सिस्टम में हम मीटर, किलोग्राम और सेकंड यूज करते हैं बेस यूनिट, यानी इसमें सिर्फ 3 बेस यूनिट है, और एसआई सिस्टम में 7 बेस यूनिट थी। तो एसआई सिस्टम में 4 यूनिट एक्स्ट्रा होती हैं कंपेयर टू एमकेएस सिस्टम। यहां पे बेस यूनिट की बात हो रही है। तो एमकेएस सिस्टम जो है वो एसआई यूनिट का ही एक पार्ट है, हम ये बोल सकते हैं, क्योंकि एसआई में भी हम यही यूज करते हैं, मीटर, किलोग्राम और सेकंड, और एमकेएस सिस्टम में भी मीटर, किलोग्राम और सेकंड। और एसआई यूनिट बड़ा है, एमकेएस सिस्टम छोटा है। एमकेएस सिस्टम में 3 यूनिट होती हैं, एसआई में 7 होती हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि एमकेएस सिस्टम एक तरह से एसआई यूनिट का कोर बनाता है। तो एमकेएस सिस्टम पहले यूज होता था, और एसआई जो सिस्टम है जो हम आज यूज करते हैं ये एक इवॉल्विंग सिस्टम है, काफी डायनामिक है, इसमें परिवर्तन होते रहते हैं। तो हम मीटर और किलोग्राम पहले यूज किया करते थे, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद का समय है उसमें हमने मीटर और किलोग्राम को यूज करना स्टार्ट किया। सेकंड बाद में आया और ये बन गया एमकेएस सिस्टम, राइट। उसके बाद बहुत सारी यूनिट और आती गई, और 1948 में हमें ये रियलाइज हुआ कि हमें एक क्लियर और कंसिस्टेंट सेट ऑफ टर्म्स चाहिए। तब फिर सारे कंट्रीज ने मिलकर 1960 में एसआई सिस्टम स्टार्ट किया। तो एसआई सिस्टम कब आया था? 1960 में आया था। फिर एक होता है सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम में हम सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड यूज करते हैं, यानी कि अगर आप देखेंगे एमकेएस सिस्टम जहां पे मीटर, किलोग्राम और सेकंड है, तो इसमें सीजीएस सिस्टम में सेकंड तो सेम है, ठीक है, लेकिन यहां पे किलोग्राम नहीं है, यहां पे ग्राम है, और यहां पे मीटर नहीं है, यहां पे सेंटीमीटर है। तो इसमें 2 वेरिएशन है बेस यूनिट में, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, सीजीएस सिस्टम जिसे हम बोलते हैं, ये हम उतना यूज नहीं करते हैं।
उसके बाद एफपीएस सिस्टम भी होता है जिसको बोलते हैं फुट, पाउंड और सेकंड। तो फुट और पाउंड हम यूज करते हैं, लेंथ को मेजर करने के लिए फुट का इस्तेमाल करते हैं, और वेट को मेजर करने के लिए, मास को जो मेजर करने के लिए, जैसे हम बोलते हैं केजी, हम बोल रहे थे, राइट। केजी हम किसके लिए यूज कर रहे थे? मास के लिए कर रहे थे। वैसे हम इंटरचेंजेबली मास और वेट को इंटरचेंजेबली यूज कर देते हैं, लेकिन एक्चुअल में मास होता है जो बेस यूनिट होता है। आप यहां पे एक बार देख सकते हैं कि मास है, ठीक है, तो वेट नहीं है, क्योंकि वेट को हम ऐसे लिखते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट, यानी मास इंटू एक तरह से एक्सेलरेशन होता है वेट। फिर एफपीएस सिस्टम में फुट, पाउंड और सेकंड, तो इसमें वेट की जो यूनिट होती है यानी मास की, वो पाउंड यूज करते हैं। तो ये हमारी थी सारी की सारी बेस यूनिट। अब हम बात करते हैं डेराइव्ड यूनिट। तो डेराइव्ड यूनिट में आप जानते हैं कि 22 जो है डेराइव्ड यूनिट होती हैं, जिनके अपने स्पेशल नेम और सिंबल होते हैं एसआई यूनिट्स के अंदर। तो एसआई सिस्टम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो, एसआई सिस्टम एकदम प्रिसाइज और डेफिनेट स्टैंडर्ड यूज करता है, इसमें परिवर्तन बहुत कम होते हैं समय के साथ। एसआई सिस्टम में जो बेस यूज होता है वो 10 होता है, तो इससे कन्वर्जन काफी इजी हो जाता है। फिर लैटिन और ग्रीक प्रीफिक्सेस यूज किए जाते हैं, और लैटिन और ग्रीक ऐसी लैंग्वेजेस हैं जिनमें बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुए हैं, राइट, तो ये लैंग्वेजेस यूज की जाती हैं, लैटिन और ग्रीक। अब यहां पे कुछ और चीजें आपको याद रखनी है, जैसे मान लो मैं बोलता हूं आपको 1 किलोग्राम और मैं आपको बोलता हूं 1 ग्राम, राइट। और अगर आपको फर्क पता करना है कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, अगर आपको ये वैल्यूज पता है। सो फॉर एग्जांपल, किलो का मतलब होता है 10⁻³ और 10⁻³ का मतलब होता है 10 × 10 × 10 यानी कि 1000। सो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे? 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होंगे। वेरी वेरी सिंपल, 10⁻³ ग्राम यानी कि 1000 ग्राम। क्लियर? तो बहुत इजी है ये सारा कन्वर्जन। मेगा बोलते हैं 10⁻6 को, गीगा बोलते हैं 10⁻9, टेरा बोलते हैं 10⁻12 और पेटा बोलते हैं 10⁻15 को। हेक्टो बोलते हैं 10⁻2, डेका बोलते हैं इंटू 10, ठीक है, डेका। फिर उल्टी डायरेक्शन में अगर हम चलें तो डेसी बोलते हैं 10⁻1, यानी मान लीजिए अगर मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास 1 लीटर मिल्क है, और अगर मैं बोल रहा हूं 1 डेसीलीटर मिल्क है, तो 1 डेसीलीटर कितना होता है? 1 लीटर को 10 से डिवाइड कर दीजिए, वो हो गया 1 डेसीलीटर। तो डेसी जब करना है तो हम 10 से डिवाइड कर देते हैं, राइट। और डेका अगर हम बोलेंगे तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। सेंटी मतलब 10⁻2, 10⁻2, मिली 10⁻3, माइक्रो 10⁻6, नैनो 10⁻9, पीको 10⁻12 और फेम्टो 10⁻15। इतना काफी है ये, लेकिन आपको याद रखना है कि किसको क्या बोलते हैं, किसके लिए हम कौन सा यूज करते हैं। फिर कुछ और यूनिट आपको बताता हूं जो हम यूज करते हैं कन्वर्जन में और जो एग्जाम में बहुत कॉमन आती हैं, जैसे एंगस्ट्रॉम। एक एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻10 मीटर। 10⁻10 मीटर को हम एक एंगस्ट्रॉम बोलते हैं, और इसका नाम जो स्वीडन के साइंटिस्ट थे एंडर्स जोनास एंगस्ट्रॉम के नाम पे रखा गया। तो एक एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻10 मीटर। फिर एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट वो डिस्टेंस होता है जो धरती और सूरज के बीच में अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस होता है, उसको बोलते हैं एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। सो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है 1.496 × 10⁻11, यानी आप बोल सकते हैं 1.5 × 10⁻11। इसको मैंने राउंड ऑफ कर दिया है, 1.496 को 1.5। तो ये धरती और सूरज के बीच में जो डिस्टेंस है वो होता है। एक लाइट ईयर है, एक जो लाइट होती है, ठीक है, वो एक साल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है। तो लाइट ईयर टाइम की यूनिट नहीं है, आपको ईयर देख के लग रहा होगा, लेकिन लाइट ईयर डिस्टेंस की यूनिट है। ओके, एक साल में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, और ये कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है। कैसे? डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम, तो लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸, ठीक है। और टाइम कैसे निकालोगे? एक साल यानी 365 दिन, एक दिन में होते हैं 24 घंटे, और 24 घंटे में 60 मिनट, और 60 मिनट में 60 सेकंड। तो ये जो भी वैल्यू आएगी ये डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है, ये डिस्टेंस हो जाएगा। और ये डिस्टेंस जो होगा वो मीटर में होगा, क्योंकि हम यहाँ पे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड ले रहे हैं, और ये जो हम टाइम ले रहे हैं ये सेकंड्स में ले रहे हैं। 365 दिन में कितने सेकंड होते हैं? 365 इंटू एक दिन में कितने सेकंड होते हैं? 24 घंटे इंटू 60 मिनट इंटू 60 सेकंड। तो ये वैल्यू आप बड़े आराम से निकाल सकते हो। तो ये वैल्यू आ जाएगी ये 9.5 × 10⁻15 मीटर। और एक पार्सेक कितना होता है? एक पार्सेक होता है 3.08 × 10⁻16। और पार्सेक और लाइट ईयर के बीच में जो कन्वर्जन है वो बहुत कॉमनली एग्जाम में आता है। तो एक पार्सेक जो होता है वो 3.26 लाइट ईयर होता है, यानी प्रकाश वर्ष। एक पार्सेक 3.26 लाइट ईयर होता है। फिर एक क्विंटल कितना होता है? एक क्विंटल में 100 किलो होते हैं। एक क्विंटल में 100 किलो, एक टन में 1000 किलो। यानी अगर मुझे पूछना है कि एक टन में कितने क्विंटल होते हैं, तो एक टन में 10 क्विंटल होते हैं, राइट। यहां से आप कन्वर्जन देख सकते हैं। टन बड़ा होता है कि क्विंटल? टन बड़ा होता है, क्योंकि एक टन में 1000 किलो होते हैं और एक क्विंटल में 100 किलो होते हैं। तो एक टन में हो गए 10 क्विंटल। एक पाउंड कितना होता है? मान लो अगर मैं बोलूं कि मेरा वेट 400 पाउंड है, 400 पाउंड, तो कितना वेट है मेरा? तो उसको मल्टीप्लाई करना है 0.4536 से, यानी इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.45 से तो ये आ जाएगा। तो ये वैल्यू हो गई रफली
4 5 जा 20, 2 4 4 जा 16, और यानी 180 kg के हो गया, 180 किलो के आसपास हो गया। 400 पाउंड मतलब आप रफली हाफ कर दो, हाफ से थोड़ा कम कर दो। अगर कोई बोलता है भाई मेरा वेट 500 पाउंड है, तो मतलब इसका वेट कुछ 220 230 के आसपास होगा, ठीक है, हाफ से थोड़ा कम कर दो। तो 1 पाउंड जो होता है वो रफली हाफ केजी से थोड़ा कम होता है, 0.5 से कम होता है, 0.45 kg होता है। फिर 1 सेंचुरी में 100 साल होते हैं, 1 सेंचुरी में 100 साल होते हैं, और 1 डेकेड में 10 साल होते हैं, दशक बोलते हैं जिसे, डेकेड, 1 डेकेड में 10 ईयर्स होते हैं। तो जैसे जैसे आप इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे आपको क्लैरिटी आती जाएगी। इनिशियली आपको लगेगा कि आप कोई बिल्कुल नई चीज पढ़ रहे हैं, ऑब्वियसली नहीं है, फिजिक्स है ये, लेकिन मैंने फिजिक्स काफी डीप में पढ़ी है। जब अपने समय में मैंने एग्जाम क्लियर किया था, आज जिसको नीट बोलते हैं, हमारे समय में अगर डॉक्टर बनना होता था तो हम पीएमटी एग्जाम बोलते थे उसे। तो उसमें फिजिक्स काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी। तो वो जो कंसेप्ट है मैं यहाँ पे लेके आऊंगा डेफिनेटली उस समय के, और आपको एक बड़ी इजी लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूं जिससे आप फिजिक्स को, भौतिकी को समझ सको। सो हमने देखा लेंथ में हमने बात की कि मीटर एसआई यूनिट होती है, पर क्या सिर्फ मीटर में लेंथ को नापा जाता है? मीटर तो एसआई यूनिट है, लेकिन और भी बहुत सारी यूनिट होती है मैट्रिक सिस्टम में जिसमें हम नाप सकते हैं लेंथ को। फॉर एग्जांपल यार्ड, एक यार्ड को हम गज बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे क्रिकेट की जो पिच होती है वो 22 यार्ड की होती है, क्रिकेट पिच को 22 गज की बोलते हैं। तो एक यार्ड में 0.9 मीटर होता है, यानी 1 मीटर से थोड़ा सा छोटा होता है यार्ड। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि 22 यार्ड की पिच है तो 22 इंटू 0.9 मीटर हो गई, यानी ये हो गई ये हो गई 22 इंटू 0.9 मीटर। तो आप यहां पे देख सकते हैं 19.8 मीटर की जो पिच है वो हो गई, यानी ये क्रिकेट में जो पिच होती है वो 19.8 मीटर की होती है या 22 यार्ड की होती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, पिच काफी लंबी होती है। अगर आपने एक असली ग्राउंड में पिच देखी हो तो जो वैसे छोटी लगती है, तो वो जो है पिच काफी लंबी होती है। तो एक यार्ड में 0.9 मीटर होते हैं। तो आप किसी भी तरह से कन्वर्ट कर पाओगे इसके बाद, ठीक है। फिर इंच की बात करते हैं। जैसे बोलते हैं कि भाई मेरी जो हाइट है वो 5 फुट 9 इंच है, ठीक है, मेरी हाइट 5 फुट 9 इंच है। तो 1 फुट में कितने इंच होते हैं? 1 फुट में 12 इंच होते हैं, इसीलिए हम 11 तक जाते हैं। फॉर एग्जांपल कोई बोलेगा मेरी हाइट 4 फुट 11 इंच है, इसके बाद वो ये नहीं बोलेगा 4 फुट 12 इंच है, क्योंकि 4 फुट 12 इंच हो गया 5 फुट, क्योंकि 12 मतलब 12 इंच मतलब 1 फुट, ठीक है। तो इसीलिए 1 फुट में 12 इंच होते हैं, और 1 इंच में 0.0254 मीटर होता है, यानी 1 इंच बहुत छोटा होता है मीटर के कंपैरिजन में। तो इसको हम मिलीमीटर में देखते हैं इसको। और आप जानते हैं मिली का कन्वर्जन क्या था? 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? क्या ये मुश्किल है पता करना? बिल्कुल नहीं। मिली है 10⁻³ तो बड़ा आसान हो गया। तो यहां पे अगर आपको मान लो पता करना है तो इसको आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, इसको मीटर को। तो ये जो है यहां पे हो गया 25.4। अगर आप इसमें 3 वो 0 करोगे तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 0.0254 इंटू 1000, तो ये कितना हो गया? ये हो जाएगा 25.4 mm। कोई डाउट इसके अंदर? 3 0 जो है इसमें पीछे कर दो, ये 1 ये 2 ये 3, तो ये यहां लगेगा डॉट, राइट। तो 25.4 mm इसमें हो गया। तो 1 इंच में कितने मीटर होते हैं ये भी कन्वर्जन लिख दिया है। 1 फुट में कितने इंच होते हैं ये भी लिख दिया है। अब अगर आपको इंच को मीटर में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करोगे? ये भी बड़ा आसान है। 1 फुट कितना होता है? 0.3048 मीटर, या 12 इंच, तो 12 इंच होते हैं 0.3048 मीटर। तो 1 इंच कितना हो गया? इसको 12 से डिवाइड कर दो। बहुत ही ज्यादा आसान है। अच्छा, किलोमीटर बड़ा होता है कि मील बड़ा होता है? मान लो मैं बोलता हूं मैंने 5 मील दौड़ा आज, ठीक है, या मैंने 5 किलोमीटर दौड़ा, तो ऑब्वियसली मील बड़ा होता है। तो एक मील में कितने किलोमीटर होते हैं? 1 मील में 1609 मीटर होते हैं। और मुझे किलो में करना हो तो किलो क्या होता है? 10⁻3। तो इसको मैं 10⁻3 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये हो गया 1 मील में, यानी कि 1.6 किलोमीटर होते हैं। यानी कि अगर मैं आपको बोल रहा हूं मैं 5 मील दौड़ा, मतलब मैं 8 किलोमीटर दौड़ा। 5 इंटू 16 80, और एक डॉट भी है, तो 80/10 यानी 8 किलोमीटर। 5 मील दौड़ना मतलब 8 किलोमीटर दौड़ना। समझ में आया कितना आसान है सब? और उल्टा कर दो अब इसे। अब अगर मैं पूछूं 1 किलोमीटर में कितने मील होते हैं, तो इसका बिल्कुल ऑपोजिट कर दो। तो आप यहां पे पहले 5 मील इज 8 किलोमीटर। अब आपको 1 किलोमीटर करना है तो 5/8 हो गया। तो 5/8 कितना होता है? 0.6 अप्रोक्सीमेट 0.621 मील, राइट। फिर एक वर्ड ये भी यूज होता है नॉटिकल माइल। नॉटिकल माइल हम कहां यूज करते हैं? एविएशन में यूज करते हैं। जब हम विमान उड़ाते हैं तो वहां पे जो डिस्टेंस मेजर होता है नॉटिकल माइल में होता है, कि भाई मैं दिल्ली से इतने नॉटिकल माइल जो है दूर हूं। मेरा जो प्लेन है, मेरा प्लेन अभी यहां पे है, तो दिल्ली से इतने नॉटिकल माइल दूर हूं। या मैं वॉशिंगटन में हूं तो मैं लॉस एंजलिस से इतने नॉटिकल माइल दूर हूं। तो एविएशन में, विमान उड़ाते वक्त नॉटिकल माइल का इस्तेमाल होता है। एक नॉटिकल माइल में 1852 मीटर होते हैं, यानी लगभग 1.8 किलोमीटर होते हैं। उसको बोलते हैं एक नॉटिकल माइल। तो क्लियर है ये सारे कन्वर्जन? आपको बहुत ही ज्यादा आसान है। फिर एक एक करके देखते हैं सारे जो हमारे इंपॉर्टेंट यूनिट है। सबसे पहले बात करते हैं प्रेशर, यानी कि स्ट्रेस। आप किस चीज पे कितना प्रेशर डाल रहे हो? मान लो ये आपने एक क्यूब ले रखा है और इस पे आप अपने हाथ से ऊपर प्रेशर लगा रहे हो। तो प्रेशर क्या है? प्रेशर कुछ नहीं है, जितना आप फोर्स लगा रहे हो, फोर्स न्यूटन में काउंट होता है, और कितने एरिया पे लगा रहे हो, यानी एरिया होता है मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर,
ठीक है, तो इसकी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम पास्कल बोलते हैं। तो अगर पूछे भाई प्रेशर या स्ट्रेस, आप स्ट्रेस लगा रहे हो, मैं ये भी बोल सकता हूं, तो प्रेशर या स्ट्रेस की यूनिट क्या है, तो ऐसा यूनिट है पास्कल, जिसको बोलते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और ये जितनी भी यूनिट्स हैं ज्यादातर 90% ये साइंटिस्ट के नाम पर रखी गई हैं। तो ब्लेज पास्कल एक बहुत महान वैज्ञानिक थे, ठीक है, उनके कंट्रीब्यूशन को सराहने के लिए प्रेशर की यूनिट हो गई पास्कल। बाकी प्रेशर की कुछ और यूनिट भी होती हैं। जैसे मान लो मैं आपसे पूछता हूं भाई ब्लड प्रेशर कितना है, आप बोलोगे भाई मेरा ब्लड प्रेशर है 120/80। 120 है सिस्टोल, 80 है डायस्टोल। तो ये 120/80 क्या है, 120 mm ऑफ मर्करी कॉलम। तो मिलीमीटर ऑफ मर्करी कॉलम या इंचेस ऑफ मर्करी या सेंटीमीटर ऑफ वाटर, ये सारे भी यूज होते हैं ब्लड प्रेशर को नापने के लिए। और एक यूनिट और होती है प्रेशर को नापने के लिए, टॉर, TORR, टॉर। और एक होती है ATM, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब आप धरती से ऊपर की तरफ जाते हैं तो फिर प्रेशर कम होता जाता है, राइट। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की यूनिट होती है ATM। और अगर क्वेश्चन आएगा कि प्रेशर की यूनिट क्या है, तो ये सारी यूनिट कामयाब है, लेकिन ऐसा यूनिट पूछ लेंगे तो आंसर हो जाएगा पास्कल। चलिए अब बात करते हैं एनर्जी या वर्क। तो एनर्जी और वर्क दोनों की यूनिट है ऐसा यूनिट जूल। बेसिकली ये एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जेम्स प्रेस्कॉट जूल। ये ब्रिटेन के फिजिसिस्ट थे। तो इन्होंने एनर्जी और वर्क का कंसेप्ट दिया था। इन्होंने कहा था एनर्जी इज इक्वल टू वर्क, इन्होंने कहा था। तो वर्क क्या होता है, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। यानी कि जब मैं किसी चीज के ऊपर, मान लो ये कोई बॉक्स है, मैंने इस पे फोर्स लगाया और वो फोर्स लगा, लेकिन उसकी वजह से ये मूव भी करा। तो अगर इतना डिस्टेंस मूव करा तो जितना फोर्स लगा और जितना डिस्टेंस, तो फोर्स इनटू डिस्टेंस, ये हो गया वर्क, राइट, ये हो गया वर्क। तो फोर्स इनटू डिस्टेंस जो है हम उसको वर्क बोलते हैं, और वर्क की यूनिट भी होती है जूल। बाकी एनर्जी की और भी यूनिट होती है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी जो होती है उसकी होती है वाट आवर, और बड़ी यूनिट ले रहे हो तो किलो वाट आवर। इसको हम अलग से भी वो करेंगे कवर। इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिसे हम बोलते हैं ना बिजली। तो बिजली का बिल आप देखते हैं तो वो कैसे आता है, किलो वाट आवर। 1 किलो वाट आवर को 1 यूनिट बोलते हैं। तो वो आके आपकी मीटर की रीडिंग लेके जाते हैं। तो अगर आपकी मान लो 100 किलो वाट आवर है, तो 1 किलो वाट आवर का अगर रेट 5 रुपए है, तो आपका बिल बिजली का 500 रुपए आ जाता है महीने का, क्योंकि आपने 100 किलो वाट आवर बिजली ली है, ठीक है। फिर हीट के लिए हम कैलोरी यूज करते हैं, हीट के लिए हम कैलोरी यूज करते हैं। फिर इलेक्ट्रिसिटी एक तरह की एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो इसकी है वाट आवर या किलो वाट आवर। तो वो तो वाट, अब किलो वाट वो तो सिर्फ उसका फर्क हो गया कि ज्यादा है तो किलो वाट हो गई, क्योंकि किलो मतलब क्या, 10⁻³ फिर पार्टिकल फिजिक्स में हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज करते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एनर्जी की यूनिट है, लेकिन ऐसा यूनिट है जूल। अब आ जाते हैं टॉर्क के ऊपर। देखो टॉर्क जो होता है वो फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है, ठीक है। टॉर्क इसे हम न्यूटन मीटर बोलते हैं। और फोर्स इंटू डिस्टेंस एक तरह से वर्क डन भी होता है, राइट। लेकिन टॉर्क बिल्कुल अलग चीज है, तो इसलिए कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हम न्यूटन मीटर यूज करते हैं, ऐसा यूनिट, राइट। वरना फोर्स इंटू डिस्टेंस हमने पीछे देखा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बस ये फर्क है कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो सबसे छोटा डिस्टेंस होता है, तो फोर्स इंटू डिस्टेंस जो होता है वो वर्क डन। तो टॉर्क एक तरह से वर्क डन वाला ही पैरामीटर है, लेकिन इसकी यूनिट अलग है, वो है न्यूटन मीटर, क्योंकि फोर्स की है न्यूटन, डिस्टेंस की है मीटर, तो इसकी हो गई न्यूटन मीटर। और ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसमें डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट हो जाएगी, राइट। तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ये मान लीजिए एक बॉक्स है, आपने इधर फोर्स लगाया और इधर फोर्स लगाया। आपने इस बॉक्स पे इधर फोर्स लगाया 5 न्यूटन और इधर से भी फोर्स लगाया 5 न्यूटन। तो क्या इसमें वर्क डन होगा? नहीं, दोनों फोर्स एक दूसरे को काउंटर कर देंगे और नेट फोर्स 0 हो जाएगा। तो ये बक्सा अपनी जगह से नहीं हिलेगा, नहीं हिलेगा, राइट। लेकिन इमेजिन करिए यहां पे एक कोई पेंसिल है, आपने उसमें बीच में एक होल करा, ठीक है, और उस पेंसिल को नीचे आपने कहीं पे फिक्स कर दिया। ये पेंसिल है, ठीक है। अब आपने इस पेंसिल पे यहां पे फोर्स लगाया 5 न्यूटन और आपने यहां पे फोर्स लगाया 5 न्यूटन, ठीक है। यहां पे मैं आपको एग्जैक्ट जगह दिखाता हूं लाल रंग में, यहां पे लगाया 5 न्यूटन इस डायरेक्शन में और यहां पे लगाया 5 न्यूटन इस डायरेक्शन में। अब ये डायरेक्शन ऑपोजिट है यहां पे, लेकिन ये पेंसिल घूमना शुरू कर देगी, समझ गए। हालांकि यहां भी डायरेक्शन ऑपोजिट है, लेकिन यहां 0 नहीं हुआ, क्योंकि इसमें टॉर्क है, इसमें फोर्स नहीं, ये टॉर्क है। समझ में आया आपको? तो उसकी एक वेलोसिटी होगी जो सर्कल में जाएगी, जो एंगुलर वेलोसिटी होगी उसकी। तो टॉर्क एक काफी जो है अलग तरह का कंसेप्ट होता है, याद रखिए। टॉर्क आपने पढ़ा होगा, तो टॉर्क को भी हम वैसे ही देखते हैं कि जितना हम फोर्स लगा रहे हैं और कितना डिस्टेंस है, यहां ये फलक्रम है, यहां से कितना डिस्टेंस है, तो वो डिटरमाइन करेगा उस पे टॉर्क कितना लग रहा है। और स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी में क्या फर्क होता है? स्केलर और वेक्टर में ये फर्क होता है, वेक्टर के अंदर बस डायरेक्शन ज्यादा होती है, ठीक है। तो वेक्टर के अंदर जो है वो डायरेक्शन होती है, तो टॉर्क एक वेक्टर है, क्योंकि यहां पे डायरेक्शन मैटर कर रहा है, राइट। चलिए अब बात करते हैं पावर। पावर बोलते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क, और वर्क की यूनिट जूल है, यानी कि मैं जितना वर्क हुआ है उसे टाइम से डिवाइड कर दूंगा, किस गति से काम हो रहा है उसको पावर बोलते हैं। तो ऐसा यूनिट जो होती है पावर की वो वाट होती है। अब बड़ी यूनिट लेना चाहें तो किलोवाट हो जाएगी, बड़ा आसान है। और एक यूनिट होती है हॉर्स पावर, एक हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं, तो 746 वाट होता है एक हॉर्स पावर में। तो यह है पावर। फिर हम बात करते हैं फोर्स या वेट की। फोर्स या वेट मैंने बताया है, दोनों की यूनिट है न्यूटन, और आइजैक न्यूटन ने एक फॉर्मूला दिया था F इज इक्वल टू ma। यहां पे फोर्स जो है दैट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, राइट। और इसी तरह से अगर आपको मान लो वेट निकालना हो तो आप मास इंटू ग्रेविटी करोगे, यहां पे g हो जाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये भी ध्यान रखना है आपको। और एक यूनिट और हम इसकी लेते हैं, वो है डाइन। तो फोर्स की एक यूनिट डाइन भी होती है, लेकिन वैसा ही सिस्टम में नहीं होती, ऐसा ही में न्यूटन ही होती है। इसका नाम न्यूटन के नाम पे रखा है। उसके बाद डेंसिटी यानी घनत्व, यह दिखाता है कि एक मटेरियल जो है वो कितने डेंसली पैक किया गया है।
तो डेंसिटी जो होती है हम इसको डिफाइन करते हैं रो से, रो यानी मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम को बोलते हैं डेंसिटी। तो डेंसिटी जो है इसका सिद्धांत दिया था एक ग्रीक साइंटिस्ट आर्किमिडीज ने, आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी बोलते हैं। तो डेंसिटी ये दिखाता है कि कितने टाइटली मैटर पैक हुआ है एक चीज के अंदर, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, राइट। तो डेंसिटी की जो ऐसा यूनिट है वो क्या हो गई, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब मास हो गया किलोग्राम और वॉल्यूम क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया मीटर क्यूब, राइट। तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब इसकी ऐसा यूनिट हो गई। और वॉल्यूम को मीटर क्यूब क्यों लिखा मैंने, वॉल्यूम तो लीटर में भी हो सकता है, हाँ लीटर में भी होता है, 1 लीटर पानी, राइट। अब मान लो मैं आपको कहता हूं कि मैंने एक बर्तन लिया जो 1 मीटर, अब ये 3D में बनाना पड़ेगा मुझे, तो ये मैंने एक बर्तन बना दिया, ये मेरा बर्तन है, ठीक है, ये मेरा बक्सा है, इसमें पानी भरूंगा। तो ये बक्सा 1 मीटर लंबा है, 1 मीटर ऊंचा है और 1 मीटर जो है वो चौड़ा है। 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा, ये मेरा बर्तन है। तो इसका वॉल्यूम कितना हो गया, 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर यानी 1 मीटर क्यूब, और 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर पानी आ जाता है। तो मैं 1000 लीटर भी बोल सकता हूं वॉल्यूम, या 1 मीटर क्यूब भी बोल सकता हूं, राइट। इस तरह के कन्वर्जन भी देखे जाते हैं। अब बात करते हैं टेम्परेचर की। टेम्परेचर हम नापते हैं थर्मामीटर लेके, तो उसमें हमारा नॉर्मल टेम्परेचर कितना आता है, हमारा नॉर्मल टेम्परेचर 98.4 आता है, राइट। कई बुक्स 98.6 भी लिखती हैं, खैर अभी हम उसको डिबेट पे नहीं जाएंगे, 98.4 मान लेते हैं। चलो ये क्या है, ये सेल्सियस है क्या, नहीं ये फ़ारेनहाइट है, ठीक है। सेल्सियस तो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। तो कन्वर्ट कैसे करोगे, ऐसा यूनिट कौन सी है, तो टेम्परेचर नापने की 3 यूनिट होती है, एक होती है फ़ारेनहाइट, एक सेल्सियस और एक केल्विन, ठीक है। तो ये इनका कन्वर्जन है यहाँ पे, और कन्वर्जन बहुत ही ज्यादा आसान है। मान लो मैं आपको फ़ारेनहाइट में देता हूं, ठीक है, तो आप उसको सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करोगे, मैंने आपको कहा 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है या 37 डिग्री सेल्सियस है, तो ये कैसे कन्वर्ट किया मैंने, तो मैं आपको बताता हूं कैसे कन्वर्ट किया। फॉर्मूला होता है, अगर आपको सेल्सियस चाहिए तो फ़ारेनहाइट में से आप 32 माइनस करके 5 × 9 कर दो, तो 5 डिवाइडेड बाई 9 इंटू आपको 98.4 माइनस 32 करना है। जब आप ये करेंगे तो आ जाएगा 37। बड़ा ही आसान है, ये फॉर्मूला आप लगा के सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का कन्वर्जन कर सकते हो। और केल्विन का तो और भी आसान है। केल्विन का कैसे करोगे, केल्विन का ऐसे है कि अगर आपको एक बार सेल्सियस मिल गया तो फिर आप उसमें से जो है -273 कर दो, तो K -273 ये हो गया सेल्सियस। समझ में आया। तो आप इसमें से केल्विन भी बड़े आराम से निकाल सकते हो, राइट। और एक बार आपने सेल्सियस निकाल लिया तो सेल्सियस को फ़ारेनहाइट, फिर यही फॉर्मूला लगा दो, तो ये बहुत ही ईजी है, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है। जो सबसे लो टेम्परेचर हो सकता है वो कितना हो सकता है, अब स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, केल्विन, तो 0 केल्विन। 0 केल्विन से कम टेम्परेचर नहीं हो सकता। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं वहां घूमने गया था पर्वत पे, वहां पे टेम्परेचर -10 केल्विन था। -10 कैसे हो जाएगा, जब सबसे कम ही 0 केल्विन हो सकता है, माइनस पे तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये एब्सोल्यूट 0 है, इससे नीचे कुछ हो ही नहीं सकता, कुछ एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, राइट। तो ये है, हाँ -10 डिग्री सेल्सियस बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मान लूंगा -10 डिग्री से कोई दिक्कत नहीं है, राइट। टेम्परेचर जो है -40 डिग्री सेल्सियस था, हाँ बिल्कुल संभव है, क्यों नहीं है, बिल्कुल है। हाँ लेकिन -10 केल्विन नहीं हो सकता, क्योंकि 0 केल्विन से कम कुछ नहीं हो सकता, राइट, क्योंकि ये एकदम एब्सोल्यूट यूनिट है। तो ऐसा यूनिट जो है टेम्परेचर की वो केल्विन है, क्लियर। टेम्परेचर की जो ऐसा यूनिट है वो केल्विन है। अब हम बात करते हैं कंडक्टिविटी की। कंडक्टिविटी, तो जब हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करते हैं, 2 तरह की कंडक्टिविटी होती है। कंडक्टिविटी मतलब क्या है, एक आपने मान लो तांबे की तार ली, कॉपर की वायर ली, इसमें से आप बिजली भी पास हो जाएगी और हीट भी पास हो जाएगी, राइट। तो बिजली हो जाएगी तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, और अगर हीट हो जाएगी तो थर्मल कंडक्टिविटी, दोनों होती है। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होती है हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं बाय द ग्रीक लेटर सिग्मा, ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो इसकी यूनिट होती है सीमन्स पर मीटर, सीमन पर मीटर, जिसको हम मोह बोलते हैं, मोह, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो आप साइन देख रहे हो इसको मोह बोलते हैं। तो ये डिफाइन करता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, सीमन पर मीटर। फिर है थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी के लिए जो हम यूनिट लेते हैं वो है वॉट पर मीटर केल्विन, वॉट पर मीटर केल्विन या वॉट पर सेंटीमीटर केल्विन, डिपेंडिंग ऑन की मीटर है कि सेंटीमीटर है, क्लियर। ये दोनों याद रखिए। अब करंट की बात करते हैं। करंट की यूनिट होती है एम्पियर। तो करंट कैसे डिफाइन करते हैं, करंट हम डिफाइन करते हैं चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। 1/t जब लिखते हैं हम, टाइम को डिनोमिनेटर में ले आते हैं, तो मतलब रेट हो गया वो, किसी भी चीज का रेट, ठीक है। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। अब चार्ज की यूनिट होती है क्या, कूलम, तो कूलम पर सेकंड हो गई, कूलम डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम हो गया सेकंड, कूलम पर सेकंड इज इक्वल टू एम्पियर। और ओम्स लॉ होता है V बाय R इज I, यानी कि जितना करंट पास हो रहा है, वोल्टेज कांस्टेंट अगर हम रखें तो वो रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, यानी जितना ज्यादा एक वायर में रेजिस्टेंस होगा उतना करंट कम फ्लो करेगा, इसे बोलते हैं ओम्स लॉ। और रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। इसके अलावा कुछ और यूनिट भी रेजिस्टेंस की होती हैं, जैसे अबोम, मेगोम, स्टेटोम, प्रीस या प्लैंक इंपेडेंस, ये भी होती है, लेकिन ऐसा यूनिट होती है ओम। हीट भी एक एनर्जी का प्रकार है, राइट, तो इसलिए भी इसकी यूनिट हो गई जूल। ये बड़ा आसान है समझना, हीट भी जो है वो एक तरह की एनर्जी होती है, तो एक तरह से जूल हो गई। मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है कि आपने जो मैग्नेटिक फील्ड है, एक जो चुंबक होती है वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है, लेकिन कितने एरिया में किया, राइट, यानी कि स्ट्रेंथ कितनी है मैग्नेटिक फील्ड में ओवर अ गिवन एरिया।
मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट वेबर होती है और सीजीएस सिस्टम में मैक्सवेल होती है। तो वेबर और मैक्सवेल दोनों यूनिट होती है मैग्नेटिक फ्लक्स की। उसके बाद वॉल्यूम हम देख चुके हैं, लेकिन एक बार इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें देख लें। वॉल्यूम कैपेसिटी दिखाता है, जैसे ये बर्तन है मेरे पास, इसमें कितना पानी आएगा, तो मैं क्या करूंगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, और अगर तीनों डायमेंशन सेम है तो एल क्यूब, राइट। तो ये दिखाता है कितना इसमें कैपेसिटी है। तो ऐसा यूनिट होती है इसकी मीटर क्यूब, लेकिन एक हम लीटर भी यूज करते हैं कई बार, लेकिन वो ऐसा यूनिट नहीं है, ऐसा यूनिट मीटर क्यूब ही है। तो एक क्यूबिक मीटर में 1000 लीटर होते हैं, यानी कोई बर्तन 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा है तो उसमें 1000 लीटर पानी आ जाएगा, और इसको आप यूज करके क्यूबिक मीटर को लीटर में जब चाहे कन्वर्ट कर सकते हो। कई बार हम गैलन बोलते हैं कि भाई कितने गैलन पानी है इस लेक में, एक गैलन मतलब लगभग 3.785 लीटर। एक गैलन में 3.785 लीटर होते हैं। एक पिंट यूनिट भी यूज होती है, एक पिंट में 0.47 लीटर होता है। और बैरल, जो ये बड़े बड़े पेट्रोल वगैरह के ये आते हैं, ये बैरल में मेजर होते हैं। जैसे हम तेल खरीद रहे हैं अगर ईरान से, तो बर्तन आएगा, उस बर्तन में कितने बैरल तेल होगा, एक बैरल में लगभग 158.9 लीटर, यानी ऑलमोस्ट 159 लीटर तेल एक बर्तन में होता है, एक बैरल में होता है। तो एक बैरल में 42 गैलन होते हैं, और एक गैलन में 3.7, तो एक बैरल को लीटर में करना है तो कैसे करोगे, 42 को 3.7 से मल्टीप्लाई कर दो, बड़ा आसान है। तो एक बैरल में ऑलमोस्ट 159 लीटर होते हैं। वेलोसिटी जो होती है वो क्या होती है, वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट हम कैसे देख रहे हैं, मीटर में, टाइम सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट हो गई, सुपर इजी। कई बार हम एक यूनिट और लेते हैं वेलोसिटी की, वो है नॉट, कि भाई ये जो है ये कितने नॉट से ट्रेवल कर रही है, तो नॉट होता है 0.5144 मीटर पर सेकंड, 0.51 मीटर पर सेकंड, उसको नॉट बोलते हैं। फिर है विस्कोसिटी। अब आप मान लो एक टेबल पे शहद गिरा दो, एक टेबल है तिरछी टेबल पे ऊपर शहद गिरा दो और एक पे आप पानी गिरा दो, तो जल्दी नीचे कौन सा आएगा, जल्दी नीचे ऑफकोर्स पानी आएगा, क्योंकि शहद जो है वो काफी थिक है, काफी थिक होता है, काफी जो है थिक है, उसकी विस्कोसिटी ज्यादा है, राइट। लेकिन जो पानी है वो काफी थिन है, आसानी से फ्लो कर जाएगा। तो जितनी ज्यादा विस्कोसिटी होगी उतनी फ्लोएबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है, जिसकी जितनी ज्यादा विस्कोसिटी होगी। तो विस्कोसिटी जो होता है वो एक रिप्रेजेंट करता है फ्लूइड की रेजिस्टेंस टू फ्लो, यानी कोई फ्लूइड है, अगर तरल पदार्थ है तो वो फ्लो नहीं होना चाह रहा, उसकी रेजिस्टेंस कितनी है टू फ्लो। जैसे शहद जो है वो थिक है ज्यादा, लेकिन पानी पतला है, शहद ज्यादा मोटा होता है, थिकर होता है, तो उसकी विस्कोसिटी ज्यादा है। विस्कोसिटी को हम ईटा सिंबल से डिनोट करते हैं, ये होता है सिंबल ईटा, और कई बार हम इसको म्यू जो लेटर होता है उससे भी डिनोट करते हैं। इसकी यूनिट होती है पास्कल सेकंड। कुछ और यूनिट होती है पॉइज और स्ट्रोक्स, लेकिन जो ऐसा यूनिट होती है विस्कोसिटी की वो है पास्कल सेकंड। फिर है एक्सेलरेशन। मान लो मैं बोलता हूं कि मेरी एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अगर मेरी इस सेकंड स्पीड है 4 मीटर पर सेकंड, तो अगले सेकंड हो जाएगी मेरी 8 मीटर पर सेकंड, उससे अगले हो जाएगी 12 मीटर पर सेकंड, क्योंकि हर सेकंड मेरी स्पीड 4 मीटर पर सेकंड से बढ़ रही है। तो मेरी वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है, वेलोसिटी बाय टाइम, उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं, राइट। तो ये हो गई मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी ऐसा यूनिट। और इसकी एक यूनिट और यूज करते हैं, वो है गैलीलियो। एक साइंटिस्ट है गैलीलियो गैलीली, उनको सम्मानित करने के लिए हम गैलीलियो नाम की यूनिट भी एक्सेलरेशन को डिनोट करने के लिए यूज करते हैं। ये दिखाता है कि मेरी वेलोसिटी हर सेकंड कितनी चेंज हो रही है, वो है एक्सेलरेशन। फिर है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होती है, देखो आप मान लो एक पानी ले लो एक बर्तन में, उसमें आप जलता हुआ मोम डालो, एक मोमबत्ती ले लो, मोमबत्ती में आगे धागा जलाओ और मोम गिराओ, तो वो मोम जो गिरेगा पानी में वो शेप क्या लेगा, वो कोशिश करेगा जितनी हो सके राउंड शेप ले, राइट। वो स्क्वायर क्यों नहीं बनेगा, वो रेक्टेंगल क्यों नहीं बनेगा, राइट, वो कुछ और क्यों नहीं बनेगा, इसलिए क्योंकि फॉर एनी गिवन वॉल्यूम सबसे कम जो एरिया होता है, जो सरफेस एरिया होता है, वो स्फीयर का होता है। समझ गए, किसी भी वॉल्यूम के लिए सबसे कम सरफेस एरिया स्फीयर का होता है, किसी भी स्पेसिफिक वॉल्यूम के लिए। तो सारे कोशिश करते हैं स्फीयर बनाने की, क्योंकि उसमें जो सरफेस टेंशन कंसेप्ट वहां पे आता है। तो सरफेस टेंशन होता है कि जो लिक्विड होता है कोई, राइट, उसमें मॉलिक्यूल जो है, एक लिक्विड है उसमें मॉलिक्यूल कितने क्लोजली पैक्ड है, तो वो आपस में टुगेदर है, वो सरफेस एरिया मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। और स्फेरिकल इसलिए हो जाता है वो, क्योंकि स्फीयर का सरफेस एरिया सबसे कम होता है। तो ये सरफेस टेंशन होती है। तो सरफेस टेंशन की यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर। ये काफी रिपीट होता है एग्जाम में, ठीक है। इसका मैं और आपको एग्जांपल देता हूं। कई बार आप देखोगे कि जो मान लो पानी है, उसके ऊपर कोई कीड़ा बैठा है, तो वो पानी के ऊपर आराम से बैठा है, वो पानी में डूब नहीं रहा, क्योंकि सरफेस टेंशन है। पानी में आपको अगर इसको कीड़े को डूबना है तो वो सरफेस टेंशन ब्रेक करनी पड़ेगी, जो वो नहीं कर पाता, राइट। तो ऐसे ही कई बार आप देखोगे जो सुई होती है, सुई पानी में डूब जाती है क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा है, घनत्व ज्यादा है। लेकिन कई बार आप सुई को ऐसे रख दो पानी पे, अगर आप ऐसे लिटा के रख दोगे सुई को, जैसे ये पानी की सतह है और इस पे आप ये सुई रख रहे हो, तो आप सुई को ऐसे लिटा के रख दो, तो हो सकता है ये ना डूबे। हाँ, लेकिन सुई को आप सीधे अंदर ऐसे डाल दोगे तो वो डूब जाएगी, क्योंकि उसमें वो सरफेस टेंशन पानी की ब्रेक कर देगी। इसमें वो सरफेस टेंशन अगर लेटी हुई है तो कई बार ब्रेक नहीं कर पाएगी, कई बार ऐसा होता है, ठीक है। तो वो भी एक एग्जांपल है सरफेस टेंशन का। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की। मैग्नेटिक फील्ड हमने पहले देखा था मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या था कि मैग्नेटिक फील्ड कितने एरिया पे लग रहा है, राइट। और मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है कि कितना मैग्नेटिक फोर्स है वो एक मूविंग चार्ज पार्टिकल पे लग रहा है। बेसिकली दो तरह का होता है ये, बी फील्ड और एच फील्ड। तो बी फील्ड की यूनिट होती है टेस्ला और एच फील्ड की यूनिट होती है एम्पियर पर मीटर।
सीजीएस सिस्टम में बी फील्ड की यूनिट होती है गॉस और एच फील्ड की होती है ऑर्स्टेड। तो ये भी आप याद रख सकते हो, लेकिन हम ऐसा यूनिट की बात कर रहे हैं तो ये एग्जाम में आएगा, ये जनरली नहीं आता है। बाकी याद रख लो, गॉस होती है बी फील्ड की यूनिट और ऑर्स्टेड होती है एच फील्ड की यूनिट। यहां पे कुछ और मैं आपको दिखा रहा हूं एक बार राउंड अप। तो वोल्टेज की यूनिट हो गई वोल्ट, रेजिस्टेंस जो होती है उसकी यूनिट ओम होती है, रेजिस्टेंस और इंपेडेंस दोनों की यूनिट ओम होती है। कैपेसिटेंस की यूनिट होती है फराड, ये सब साइंटिस्ट के नाम है, फराड और ये जो सारे नाम है हेनरी और ये सीमेन वगैरह सब साइंटिस्ट के नाम है। चार्ज की यूनिट होती है कूलम और चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम करंट हो गया एम्पियर, तो कूलम पर सेकंड एम्पियर हो गया। इंडक्टेंस की यूनिट होती है हेनरी, पावर की यूनिट वॉट, इंपेडेंस की भी ओम, फ्रीक्वेंसी की हर्ट्ज होती है, फ्रीक्वेंसी मतलब 1 अपॉन टाइम पीरियड, और कंडक्टेंस की होती है सीमेन। तो ये सारे भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में याद रखने हैं। साउंड की होती है डेसिबल। साउंड और नॉइज में क्या फर्क होता है? जब आप क्लास में शोर करते हो तो टीचर क्या बोलता है, डोंट मेक साउंड या डोंट मेक नॉइज? वो बोलेगा डोंट मेक नॉइज। नॉइज मतलब अनवांटेड साउंड, जो साउंड हमें नहीं चाहिए, जो कानों में चुभता है उसको नॉइज बोलते हैं, राइट? तो नॉइज पोल्यूशन होता है कि साउंड पोल्यूशन होता है? नॉइज पोल्यूशन होता है, क्योंकि साउंड तो होगा ही, साउंड तो हम अगर जिंदा है तो साउंड तो होगा ही, लेकिन नॉइज नहीं होनी चाहिए, तो नॉइज पोल्यूशन बोलते हैं। अनवांटेड साउंड जो हमें नहीं चाहिए उसको नॉइज बोलते हैं। तो साउंड की यूनिट होती है डेसिबल। फिर फ्रीक्वेंसी मतलब टाइम पीरियड का उल्टा, कोई चीज कितने बार हो रही है मतलब वो फ्रीक्वेंसी हो गई उसकी, राइट? तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्ज, क्योंकि एक जर्मनी के साइंटिस्ट थे हेनरिच हर्ट्ज, उसके नाम पे इसकी यूनिट हर्ट्ज रख दी गई। एक हर्ट्ज का मतलब होता है 60 रेवोल्यूशन पर मिनट। इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? देखो, पावर होती है एनर्जी बाय टाइम, ये हम देख चुके हैं, और इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी यहां पे मैं इलेक्ट्रिसिटी जो एनर्जी है इसको इलेक्ट्रिसिटी लिख देता हूं, तो पावर होगी इलेक्ट्रिसिटी बाय टाइम, यानी अगर मुझे इलेक्ट्रिसिटी निकालनी है तो मैं पावर को टाइम से मल्टीप्लाई कर दूंगा। पावर की यूनिट होती है वाट या किलोवाट, और टाइम मैं यहां पे घंटे के हिसाब से लेता हूं, क्योंकि हम दिन में 24 घंटे होते हैं, काफी पावर कंज्यूम करते हैं, तो इनटू आवर, तो वाट आवर या किलोवाट आवर, ये यूनिट हो गई इलेक्ट्रिसिटी की। तो जनरली हम इसमें किलोवाट आवर लेते हैं, तो 1 किलोवाट आवर को हम 1 यूनिट भी बोलते हैं। तो 1 यूनिट का प्राइस जो भी है उससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, जितने भी किलोवाट आवर हमने बिजली कंज्यूम करी है वो। उसके बाद बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट वेव्स का। वेव आप जानते हैं, वेव हम ऐसे दिखाते हैं, इनको बोलते हैं क्रेस्ट, और जो नीचे होती हैं इनको बोलते हैं हम ट्रफ। और एक क्रेस्ट और एक ट्रफ, यानी ये हो गई वेवलेंथ, एक क्रेस्ट और एक ये, इसको वेवलेंथ बोलते हैं। ये जो जितना ऊपर जाता है पॉइंट से, मीडियन से, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता, और वेव की फ्रीक्वेंसी ये होती है कि वेव 1 सेकंड में कितनी बार आई। तो अगर एक वेव 1 सेकंड में 2 बार आ गई है, क्योंकि ये 1 बार हो गई और ये दूसरी बार, तो फ्रीक्वेंसी 2 हो गई, ठीक है? तो इनके बीच में क्या हम कोई रिश्ता निकाल सकते हैं? वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी, बहुत ही आसान है। एम्पलीट्यूड तो अलग है, एम्पलीट्यूड डिपेंड नहीं करता फ्रीक्वेंसी के ऊपर, लेकिन इस फॉर्मूले को देखिए, हम लिखते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, राइट? तो मैं इसको डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू स्पीड कर दूं, टाइम को नीचे ले आता हूं, 1 अपॉन टाइम पीरियड को फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। तो डिस्टेंस, यहां पे डिस्टेंस क्या है? वेवलेंथ को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, ये लैम्डा है, तो लैम्डा इंटू लैम्डा, यानी ये डिस्टेंस क्या है यहाँ पे? वेवलेंथ यानी लैम्डा, और 1 अपॉन टाइम को मैं फ्रीक्वेंसी लिखता हूं। फ्रीक्वेंसी को हम ऐसे दिखाते हैं, ये टेढ़ा वी जो होता है ये फ्रीक्वेंसी होता है, इज इक्वल टू यहां पे हो गया 1 अपॉन ये स्पीड को हम वेलोसिटी लिखते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो गया? लैम्डा इज इक्वल टू वेलोसिटी बाय फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी को मैं एफ भी लिख सकता हूं, या ये टेढ़ा वी भी लिख सकता हूं, तो हम इसको v बाय एफ भी कर सकते हैं। इसको नीचे ले आओ, फ्रीक्वेंसी को, तो v बाय एफ हो गया लैम्डा, तो ये रिश्ता हो गया। तो इससे हम कुछ भी निकाल सकते हैं। तो ये बड़ा आसान है, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी के बीच में जो वेव की वेलोसिटी है, किस स्पीड से वेव ट्रेवल कर रही है, तो उनके बीच में रिलेशन बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। उसके बाद रेडियो एक्टिविटी क्या होती है? रेडियो धर्मिता बोलते हैं, रेडियो एक्टिव किरणें निकलती हैं। एक जो एलिमेंट है वो अपने आप ही खत्म होता जाता है, क्योंकि उसके जो न्यूक्लियाई हैं वो डिसइंटीग्रेट करते जाते हैं, उसका जो न्यूक्लियस होता है वो अनस्टेबल होता है। तो मान लो एक एलिमेंट है वो 5 ग्राम था, लेकिन अब वो 2.5 ग्राम रह गया है, क्योंकि 2.5 वो खत्म हो गया है खुद ही, उसमें से किरणें निकल के वो खत्म हो गया है, तो ये उसका हाफ लाइफ हो गया। हाफ लाइफ मतलब मान लो 5 साल में वो आधा रह गया, तो 5 साल उसका हाफ लाइफ हो गया। कितने टाइम में उसकी वैल्यू हाफ रह गई? 5 ग्राम से 2.5 ग्राम अगर 5 साल में हो रहा है तो 5 साल उसकी हाफ लाइफ है, ठीक है? तो ये कंसेप्ट भी रेडियो एक्टिविटी में होता है, हाफ लाइफ। तो रेडियो एक्टिविटी जो होती है, ये अनस्टेबल जो एलिमेंट्स होते हैं जिनका न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है, उनसे न्यूक्लियाई उनके एमिट होते रहते हैं। और रेडियो एक्टिविटी की 3 यूनिट होती हैं, क्यूरी, बकेरल और रदरफोर्ड। ये तीनों साइंटिस्ट के नाम है, क्यूरी, हेनरी बकेरल और रदरफोर्ड। तो जो रेडियो एक्टिविटी की यूनिट है वो है बकेरल। ऐसा यूनिट की बात हो रही है। फिर लुमिनस इंटेंसिटी, कौन सी चीज, प्रकाश का जो स्रोत है वो कितना तेजी से चमक रहा है, ये दिखाता है लुमिनस इंटेंसिटी। इसकी कई यूनिट है, लक्स, फुट कैंडल, लुमेन और कैंडेला। लेकिन जो